रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ की। बच्चों, इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है चैप्टर 1 की। यदि आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उन 2 क्लास को भी देख लीजिएगा। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे हेडिंग आज का कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ। बच्चे, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, बात को समझेंगे। कूलॉम्स लॉ जो है 2 चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चे, जैसे मान लो एक चार्ज ये है प्लस Q1, एक दूसरा चार्ज है बच्चे प्लस में Q2। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? 2 चार्जेस है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। इन दोनों के बीच की सेपरेशन, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल r। क्या है बच्चे? स्मॉल r। अगर देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको कूलॉम फोर्स भी कहते हैं, कूलॉम लॉ भी कहते हैं। ये कूलॉम फोर्स जो है ये अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है। बात समझ रहे हो? क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी और रिपल्सिव होगी। बच्चे ध्यान देंगे, अगर एक प्लस दूसरा प्लस, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, है ना। जैसे एक लड़का दूसरा लड़का है तो दोनों में अट्रैक्शन होता है क्या? नहीं, रिपल्सन होता है ना। अगर एक लड़की दूसरी लड़की तो भी क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर एक लड़का दूसरी लड़की तो क्या होगा? अट्रैक्शन। गजब, समझ गया बालक, समझ रहा ना। यानी कि अगर जैसे चार्ज जो है सेम नेचर के रिपेल करते हैं, दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूसरे दूर भागते हैं, वैसे ही यहाँ पे चार्ज की कहानी है। बात समझ रहे हो? जैसे ह्यूमन नेचर है कि लड़के लड़के में रिपल्सन होता है, लड़की लड़की में रिपल्सन होता है, लड़की लड़के में आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है। समझ रहे हो ना? वैसे ही चार्ज के बीच में क्या होता है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो तब भी रिपल्सन होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो ये अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है। अभी हमने कहा ये चार्ज है Q1, बोल दो इसको, क्या बोल दो भाई? Q1। एक चार्ज को Q2 बोल दो। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हम न्यूमेरिकल में बात को निपटेंगे। बात समझ रहे हो? अभी हम दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक को चार्ज Q1 बोला, एक को चार्ज Q2 बोला, हमने वेरिएबल वैल्यू ली है। अब Q1 Q2 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको न्यूमेरिकल में ये दिया जाएगा, पता चलेगा। बात क्लियर यहाँ पे है? अब जो होता है इसकी डिफिनीशन क्या है, तो बच्चे डिफिनीशन ये है कि अब देखो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा इसके नेचर पे, चार्ज के नेचर पे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ डिफिनीशन क्या बोलेगी? अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, बच्चे आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, according to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion is directly proportional to product of charges, बात समझ रहे हो? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब इन दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा, किस पर डिपेंड करेगा?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली proportional to square of distance between them। ये हमारा क्या है, इसकी डेफिनेशन है बच्चे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो चार्जेस के बीच का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। बात समझ में आई? अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे बच्चे, देखो बहुत आसान है। इसने कहा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी कि जो फोर्स है एफ वो क्या होगा, प्रोपोर्शनली होगा किसके, दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के। देखो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस लिखा है, इसका मतलब Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया हमने। देखो यहां से देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। इक्वेशन 1 बन गई। और इसने आगे कहा जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इनवर्सली बने 1 अपॉन करके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। बोलो इतना समझ में आया कि कोई दिक्कत यहाँ तक है? उसने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होगा वो तो नेचर पे डिपेंड करेगा चार्ज के। ये दो चार्ज अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे ये डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव नेगेटिव है कि पॉजिटिव नेगेटिव है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा ये डिपेंड करेगा नेचर पर, लेकिन होगा जरूर फोर्स। फोर्स लगना है तय है, लेकिन कैसा लगेगा ये नहीं पता है क्योंकि वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे। क्लियर है यहाँ तक का मामला? अब देखो हमने कहा एफ प्रोपोर्शनली है Q1 Q2 के। किस लाइन से निकला, ये वाली पहली लाइन से। क्लियर? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये इसका मतलब ये है। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर दोनों को कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, एफ प्रोपोर्शनली आ जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है? एफ प्रोपोर्शनली Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि हम लोग जानते हैं बचपन से कि जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है दुनिया में एक कांस्टेंट आता है, हमेशा से आता है भाई, अब भी आएगा। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हम तो यह बराबर क्या आएगा, के एक कांस्टेंट आ गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू हो गई ये बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। भैया अब के क्या है तो कहो के जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। क्या है इसका नाम है, के का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। बात समझ रहे हो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं इसको। कि क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। इतना बात क्लियर है? मतलब हमेशा तो कांस्टेंट भाई आएगा, जब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तब तब एक कांस्टेंट आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे जब जब तुम चिंटी के साथ डेट पे जाओगे तब तक तुम्हारा जेब खाली होगा, तय है कि नहीं? क्या बिल देगी क्या कभी? नहीं, ऐसा बहुत भाई रेयरली होता है कि नहीं? 99% लौंडों का ही कटता है जेब भाई, कह रहे हो कुछ नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, अब ध्यान दो, अब के की वैल्यू भाई डिपेंड करेगी मीडियम पे। अगर देखो फॉर एयर और वैक्यूम, ध्यान देना, एयर और वैक्यूम के लिए भैया के की वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जहां इसकी पूरी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। भाई यूनिट के साथ आपको इसको याद करना है। बात समझ रहे हो? के की वैल्यू क्या है 1/4πε0। इसकी पूरे की वैल्यू क्या है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अच्छा इप्सिलॉन नॉट क्या होता है सर जी बता दो यहीं पे। भैया इप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻11। और ध्यान देना बच्चे यहाँ पे यूनिट क्या है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। ये सब वैल्यू निकल कैसे रही है अभी आपको थोड़ी देर में समझा देंगे कहाँ से बन रहा है। ठीक है अभी आप देखो कैसे आया है। अब कैसे इसको याद करेंगे तो उसका टेंशन ना लो, अभी 4-5 बार जहाँ लिखे सब याद हो जाएगा। इसका यूनिट कैसे याद करेंगे हम निकालना बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है बात समझ रहे हो ना। अब देखो भाई अब के की वैल्यू अगर एयर या वैक्यूम है तो यहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक मामला। ये फोर्स की फॉर्मूला किसके लिए है जब मीडियम ने जब चार्ज जो है किस में रखा हो एयर या वैक्यूम में रखा हो। जब ये चार्ज कहाँ रखा हो एयर या वैक्यूम में। चले जैसी हवाएं सनन सनन। बात समझ रहे हो भाई हवा में रखा हो तब ये बात है, हवा में हो है कि नहीं। यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया। अब इधर का साफ कर लेते ना। अब बताते हैं आपको अगर मीडियम एयर ना हो कोई दूसरा मीडियम हो, मान लो एयर की जगह भाई क्या रखा हो, मान लो ग्लास, वाटर, केरोसिन ऑयल या कोई और ऑयल आप समझ सकते हो। और कौन सा राई का तेल होता है ना, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल में रख दिया जाए। बात समझ रहे हो। तो फिर क्या होगा भाई, तो अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू क्या होगी अलग अलग होगी भाई। देखो तो अब इतना नोट कर लिए जी, यहाँ तक क्लियर है। एक बार नोट कर लो, अगर कोई समस्या हो तो इतना बताओ पहले। यहाँ तक निपटा देते हैं समस्या को, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों जी यहाँ तक कोई समस्या है नहीं है? ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसको थोड़ा सा हम रफ करेंगे इतना। अब देखो आगे, अगर मान लो सुबह सुबह चिंटी तुमको फ़ोन करे कहे जानू आज जो है हम लोग चलेंगे कहाँ पे, राधे राधे होटल में, तो क्या होगा जानते हो? मान लो बेटा जाना नहीं, जानते हो क्या होगा? हाँ रेल दिए जाओगे। तो भाई देखो बात समझो। अब भाई हमने कहा फॉर एनी अदर मीडियम, मान लो अगर एयर को छोड़कर वैक्यूम को छोड़कर और कोई मीडियम हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऑयल हो, वाटर हो, है ना, माइका हो, कहीं मेटल के अंदर रख दिए डुबो के, है ना, तो वहाँ पे भाई फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाए। क्या हो जाएगी भैया? फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो आप कहोगे के की वैल्यू यहाँ रखेंगे सर जी 1/4πε0। एम क्या है कहोगे? परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। और यहाँ इप्सिलॉन क्या है तो कहेंगे सर इप्सिलॉन का मतलब तो बताया नहीं आपने। सर देख लो बच्चे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है बच्चे? फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होता है? तो बच्चे किसी मीडियम की प्रॉपर्टी है जो फोर्स को कितना कम कर सकती है। बात समझ रहे हो। जैसे मान लो तुम्हारे और उसके बीच में उसके घर वाले हैं, है ना, मम्मी पापा रुकते हैं ना बीच में दीवार बन के, वैसे इन दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम है यहाँ बीच में बच्चे, उससे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बात समझ रहे हो। उसके मीडियम में रुकावट, उसके प्यार में रुकावट, दुनिया हो जाएगी लेकिन कुछ नहीं उखड़ता अगर तुम दोनों राजी हो तो। बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो भाई। अगर इन दोनों फोर्स के बीच में रुकावट माध्यम जो मीडियम है कितना रुकावट है उसे कहते हैं परमिटिविटी। फोर्स को कितना कम कर रहा है। जैसे तुम्हारे प्यार में पापा मम्मी पड़े हैं,
बेटा सही है, मौका पढ़ लो, है ना, नहीं ऐसे ही जो है प्यार मोहब्बत की बातें होती रहेंगी और ज़िंदगी झंड होती रहेगी। सही बोल रहा है बिल्कुल, बात समझ रहे हो। यानी कि अब यहाँ इप्सिलॉन नॉट समझ में आया क्या? परमिटिविटी मतलब क्या होता है? दो चार्ज के बीच में रुकावट, फोर्स, उनके फोर्स लग रहा है तो उनमें क्या रुकावट लग रहा है, फोर्स, वही क्या हमारा है, फोर्स को डिक्रीज करता है, मीडियम करता, फोर्स को डिक्रीज करता है। अब देखो भाई, अब अगर बात करें फॉर एनी अदर मीडियम के की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई इप्सिलॉन एम। इप्सिलॉन एम क्या है तो कहोगे भैया यहाँ इप्सिलॉन एम जो होता है, इप्सिलॉन एम क्या है तो कहेंगे इप्सिलॉन एम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कितना परमिट कर रहा है टू अपोज द फोर्स, फोर्स को रोकने के लिए कितना परमिट कर रहा है मीडियम। अब इसकी वैल्यू अगर यहां डाल दे बच्चे फोर्स के जगह पे, देखो के की जगह डाल दे वैल्यू तो क्या आएगा? एफ बराबर आएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन एम और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर मामला। अब सर ये इप्सिलॉन एम कैसे निकलेगा, या माध्यम में सवाल में दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, तो इसकी बात हम लोग अगले पेज पे करने वाले हैं, इसको आप समझ लो। इप्सिलॉन एम कैसे निकालेंगे इसके लिए हम बात करेंगे रिलेटिव परमिटिविटी की। बात समझ रहे हो? रिलेटिव परमिटिविटी की बात करेंगे। अब देखो कूलॉम्स लॉ है क्या, बात समझ में आया? किन्हीं दो फोर्स के बीच, दो, बात समझ रहे हो बच्चे, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। बात समझ रहे हो? दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है। अब ये फोर्स कैसे होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? हमने कहा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्ज पे। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के होंगे, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपल्सन होगा, फोर्स में रिपल्सन फोर्स होगा। अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, है ना, एक तरफ सुंदर सा लड़का लौंडा बढ़िया हमारी तरह, और एक जो है उस तरफ जो है कृति सेनन जैसी बढ़िया सुंदर सी लड़की है, तो भाई क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? और अगर जो है दोनों तरफ तुम्हारे जैसे लौंडे होंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा भाई। बात समझ रहे हो कि नहीं? मामला समझ में आया? कूल है सब। तो भैया फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? फोर्स की वैल्यू है। मामला क्लियर है? और अगर एयर मीडियम बीच में है, अगर दोनों चार्ज एयर में रखे हैं तो फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई, मामला कूल है। और अगर यहाँ पे दोनों चार्ज किसी दूसरे मीडियम में रखे हैं तो जिसकी वैल्यू के की क्या होगी? 1/4 पाई इप्सिलॉन एम होगी, तो उस समय फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इप्सिलॉन एम क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कितना परमिट कर रहा है टू अपोज द फोर्स, फोर्स को रोकने के लिए परमिशन। बात समझ रहे हो? मतलब कितना रुकावट है माध्यम मीडियम में। बात समझ रहे हो? जैसे मान लो ये बालक है और इसकी जो है एक जो है महिला मित्र है, समझ सकते हो ऐसा, और उन दोनों के प्यार में कितना रुकावट है घर वालों का, उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बात समझ में आई? जैसे यहाँ प्यार में रुकावट है वैसे चार्जेस के बीच में फोर्स में भी रुकावट होती है, उसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। परमिटिविटी वर्ड समझ में आया कि नहीं? क्या होता है? रुकावट, प्यार के बीच में हो या फोर्स के बीच में हो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इतना मामला कूल है बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए तो भाई कूलॉम्स लॉ समझ में आ गया अच्छे से? कोई समस्या है? अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हम समझते हैं भाई कुछ और बातें। जैसे हमने कहा अगर मान लो हमें रिलेटिव परमिटिविटी, एक शब्द आएगा, अभी एक वर्ड आएगा आपके जीवन में, रिलेटिव परमिटिविटी, तो डालेंगे आप अगला हेडिंग, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? हाँ, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। शाबाश, याद किए हो बच्चे। हाँ,
रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भाई ध्यान समझना, इसको भैया हम कैसे लिखते हैं, ये तो कैसे लिखोगे या कुछ भी किताब इसको कहते हैं इप्सिलॉन आर, है ना, दोनों इसका सिंबल होता है। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका सिंबल क्या क्या है, के या फिर इप्सिलॉन आर, है ना। ये क्या होता है, अब ये होता है तो लिखोगे इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो को ही हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू है इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन एम अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इप्सिलॉन आर कहो या फिर के कहो, बात वही है। अभी हम इप्सिलॉन आर से लिख रहे हैं, ठीक है, आप चाहे तो के से लिख लो, कोई समस्या की बात नहीं है। तो भाई यहां से अगर हम कहें कभी कि अगर आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू निकालो तो इप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे इप्सिलॉन नॉट टाइम्स इप्सिलॉन आर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला ये बन के आएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ नीचे कुछ है तो 1 मान लेंगे, इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर आ गया वहां पे। अब देखो अगर बुक में कहीं आप देखोगे तो हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए कि इप्सिलॉन एम बराबर होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू के। के क्या है, इप्सिलॉन आर को ही के लिखते हैं, हमने ये बताया पहले ही, ठीक है ना, इप्सिलॉन आर को ही के लिखते हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई बात तो है नहीं, बात समझ रहे हो। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इप्सिलॉन आर कह दो या फिर के कह दो, होता क्या है परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों के बीच का रेशियो, है ना। यानी कि जब चार्ज जो है एयर में है और चार्ज जब किसी मीडियम में है तो उनके परमिटिविटी कितना परमिट कर रहा है फोर्स को, फोर्स कितना परमिट कर रहा है, उनका रेशियो जो है, बात समझ रहे हो, मामला क्लियर है। तो ये होता है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इप्सिलॉन एम और रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन आर या फिर के, इनके बीच का रिलेशन होता है। रिलेशन जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में गड़बड़ मामला हो जाता है ना। आगे बढ़ा जाए भाई, इतना क्लियर है, नोट कर लो पहले इतना। तो अब बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, डालेंगे आप लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के क्या क्या लिमिटेशन है, इस बात की भाई हम बात करेंगे। अब पहला लिमिटेशन क्या है, तो लिखेंगे इट इज वैलिड, इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, यह केवल पॉइंट चार्ज पर ही वैलिड है। इसका मतलब ये है कि चार्ज का जो साइज होता है, चार्ज का जो साइज होता है वो उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होना चाहिए, उनके बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन बहुत बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स साइज ऑफ चार्जेस इज वेरी बिग एज कंपेयर टू
साइज ऑफ चार्ज इज वेरी बिग एज कंपेयर टू डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन देम। लिखो थोड़ा सा कूल अंग्रेजी ना, सेपरेशन बिटवीन देम। भाई समझ रहे हो, यानी कि यह तभी काम करता है जब चार्ज का जो साइज है वो बड़ा हो उनके बीच के डिस्टेंस के कंपेयर में। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है यहाँ तक? अगला देखो, अगला लिमिटेशन क्या है? इट इज वैलिड ओनली फॉर स्टेशनरी चार्जेस। बात समझ रहे हो आप? यह केवल स्टेशनरी चार्जेस पर वैलिड है, मतलब ऐसे चार्ज जो रुके हुए होते हैं। मतलब क्या है? मतलब जो है, अगर मान लो आपका केस 1 लेते हैं, इसमें 3 केस बनता है बच्चे। जैसे मान लो Q1 रेस्ट में है, Q2 भी रेस्ट में है। अगर दोनों चार्ज रेस्ट में है तो बताओ क्या यहाँ कूलॉम्स लॉ वैलिड है? बोलो, दोनों रेस्ट में है तो कूलॉम्स लॉ यहाँ वैलिड है। क्या है? वैलिड है। यहाँ भाई काम करेगा, बिंदास काम करेगा। दोनों चार्ज क्या रेस्ट में है कि नहीं? अगर मान लो तुम भी चल रहे हो और वो भी चल रही है तो बातें कहाँ हो पाएंगी भाई, है ना? अगर दोनों लोग चले जा रहे हो अपना बात करने के लिए, भाई रुकना पड़ेगा ना, बातें तभी हो सकती हैं। क्यों सानू, बात समझ आ रही कि नहीं? रुकना पड़ेगा बात समझने के लिए। अब दूसरा केस क्या है? केस 2। भाई अगर Q1 मान लो रेस्ट में है और Q2 मान लो मोशन में है। बात समझ रहे हो? मोशन में है तो यहाँ भी क्या होता है? वैलिड है। कूलॉम्स लॉ क्या है यहाँ? वैलिड है। कूलॉम्स लॉ क्या है? वैलिड है। अगर मान लो केस 3, मान लो तुम भी मोशन में हो और वो भी मोशन में है। बात समझ रहे हो भैया? दोनों लोग मोशन में हो तो क्या होगा? ये नॉट वैलिड। इस बात को ध्यान समझना, स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि दोनों रुके हों। स्टेशनरी का मतलब ये नहीं कि दोनों रुके हुए हैं। स्टेशनरी का मतलब ये है कि उनमें से कम एक रुका हुआ है ना भाई? अगर 2 लोग का रिलेशन चल रहा है तो इस बात पर डिपेंड करता है कि उनमें से कम एक लोग सहने वाले हों, एडजस्ट कर पाए बात को। बात समझ रहे हो कि नहीं? जीवन का ज्ञान ये है, अगर 2 लोग का रिलेशन सही ठीक ठाक चल रहा है, इसका मतलब ये है कि उनमें से एक लोग सहनशील हो और बातों को थोड़ा एडजस्ट कर पाए, है कि नहीं? अगर दोनों लोग के अंदर भाई अपना अपना हम है तो भाई रिलेशन पक्का नहीं चल सकता। क्यों रहमान, सही बात है कि नहीं? इस बात से सहमत हो? तो इसलिए भाई हमने कहा कि अगर एक चार्ज रेस्ट में, दोनों रेस्ट में है, अगर दोनों कंप्रोमाइज कर लेते हैं भाई ठीक है तो बढ़िया रिलेशन चलेगा, मतलब कूलॉम्स लॉ वैलिड है। और अगर एक सह लेता है, एक सुनाने वाला है, तब भी चल जाएगा भाई, कंप्रोमाइज हो जाएगा, इसमें चल जाएगा। अगर दोनों ही एक जैसे हैं तो एक जने कुछ और चिल्ला रहा है, दूसरा कुछ और चिल्ला रहा है, एक कह रहा इधर चलो, एक कह रहा उधर चलो, एक कह रहा मोमोज खाएंगे, एक कह रहा डोसा खाएंगे, तब वहाँ मामला बनेगा। बात समझ रहे हो, है कि नहीं? यहाँ पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा भाई। बात समझ रहे हो? बात क्लियर यहाँ तक है? तो कूलॉम्स लॉ कहाँ वैलिड है भैया? इन सब केस में वैलिड है, इसमें वैलिड नहीं है ना? अगला पॉइंट लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक मामला। अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला बात करेंगे, इट इज नॉट वैलिड इफ, भाई ध्यान देना, इट इज नॉट वैलिड इफ r इज लेस देन 10⁻⁻15 मीटर। बात समझ रहे हो? ये वैलिड नहीं होगा यदि r के मतलब इसके बीच की डिस्टेंस, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जो सेपरेशन है ना, अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाए। बात समझ रहे हो?
डिस्टेंस कम हो अगर 10 की पावर -15 मीटर से, तो ये वैलिड कूलॉम्स लॉ वहाँ वैलिड नहीं होता है। बात समझ रहे हो? अगर दो चार्जेस बहुत पास पास आए तो चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे रिपल्सिव रिपल्सिव हो, दोनों अट्रैक्शन होने लगता दोनों में। बात समझ रहे हो? फिर न्यूक्लियर फिजिक्स में उसको पढ़ेंगे हम, मॉडर्न फिजिक्स में। बात समझ रहे हो भाई? अगर डिस्टेंस दो चार्ज के बीच की बहुत कम हो जाती है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो, चाहे रिपल्सिव रिपल्सिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चाहे नेगेटिव पॉजिटिव हो, दोनों फिर अट्रैक्शन होने लगे डायरेक्ट। ये न्यूक्लियर फिजिक्स हो गई। फिर इसको हम लोग जो है मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं, एटम न्यूक्लियाई में, कि फिर अट्रैक्शन एक हद के बाद अट्रैक्शन होने ही लगता है। अगर दो चार्जेस अगर बहुत पास चले गए हैं, इससे कम, ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई लेवल चले गए, तब फिर अट्रैक्शन होगा, पक्का है। फिर दोनों चिपक ही जाएंगे, कुछ भी कर लो आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसमें थोड़ा सा लेस्बियन वाली कैटेगरी आ जाती है, समझ रहे हो ना? आजकल चल रहा है एक सिस्टम ना, अभी देखोगे आप, दो वीडियो देखोगे आप जो इस ग्रुप पे है ना, लड़की लड़की से ये कर ले रहे हैं, है ना? मानो समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो भाई? अलग बात है, उसको अभी कंसिडर हम लोग नहीं करते, ठीक है? मामला यहाँ तक समझ जाएगा नहीं भाई? मतलब हमने बताया कुल मिला के मतलब हमारा ये है कि अगर जो है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जो है 10 की पावर -15 मीटर से कम है, तब भी काम, बोलो, तब भी काम नहीं करेगा। बात समझ रहे हो भाई? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो अगला पॉइंट लिखेंगे, बस करते हैं भाई, इतना कंप्लीट, ठीक है? लिमिटेशन हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब जो है इसको नोट कर लो, अगर कोई समस्या है, दुख दर्द है, तो आप बताओ। यहाँ तक कोई समस्या है? यहाँ तक कूलाम की लिमिटेशन समझ में आई? कूलॉम्स लॉ की, कूलॉम्स लॉ जो है केवल पॉइंट चार्जेस पे काम करता है। सेकंड पॉइंट, यह तब काम करेगा जब चार्ज स्टेशनरी चार्ज हो, रुके हुए हों, मतलब उनमें से एक कम से कम रुका हुआ है, या फिर जब उनके बीच की डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर से कम हो, तब काम करेगा। क्लियर यहाँ तक का मामला है? तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, कल की क्लास में आगे बढ़ेंगे इसके। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।